नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है। और गपशप कार्यक्रम के दौरान हम रोजाना आपको एक ऐसी शख्सियत या यूं कहें आम आदमी से आपकी मुलाकात करते हैं जो जिनके पास राजनीतिक समझदारी भी है, राजनीतिक एक समझ भी है और राजनीति को किस तरीके से आज की राजनीति को प्रभाषित करने की कोशिश होती है उसकी भी समझदारी है। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि ऐसे जो आम या खास लोग हैं उनसे हम आपकी लगातार मुलाकात कराते रहे, इसी सहारे सियासत को भी समझें। देखिए, पिछले बार 2015 के चुनाव में भी बिहार चुनाव में यूपी के काफी भागीदारी रही थी। उस वक्त भी यूपी के जो आसपास के जिले के जो लोग हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो जबरदस्त उनकी भागीदारी रही थी, खासकर जो बिहार और यूपी के सीमांचल का जो इलाका है उस इलाके से। अब बिहार के जो संघ से जुड़े हुए जो प्रभारी हैं, महामंत्री हैं, वो भी यूपी से ही हैं और बहुत सारे नेता जो यूपी से उनका गहरा रिश्ता रहा है। यूपी के राज्यपाल लगातार यूपी से के राज्यपाल रहे हैं बिहार में। मतलब यूपी बीजेपी और बिहार बीजेपी के बीच बहुत ही वैचारिक रिश्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते की तरह दोनों राज्य एक दूसरे को सहयोग करता रहा। स्वाभाविक तौर पे दोनों का एक मिजाज भी है, एक तरह की सियासत करने की एक शैली भी रही है। धनबल बाहुबल का एक जो यूपी बड़े भाई की भूमिका में रहती है, तो बिहार भी कमोबेश साथ इसी मिजाज से चलता रहता है। हालांकि अब वो राजनीति में वो चीज़ें नहीं चलती हैं, उनकी गुंजाइश अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की जरूरत है। हमारे साथ है यशवंत सिंह जी, और इनका परिचय ये है कि ये उस दौर में राजनीति में आए जब एक कह सकते हैं कि जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, जनसंघ, बीजेपी, वो जो दौर था उस दौर में ये राजनीति में आए और लगातार यूपी के राजनीति में एक बड़ी भूमिका के साथ 89 से लगातार ये सक्रिय राजनीति में रहे। अभी भी विधान पार्षद हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और जिस क्षेत्र से हमारे बिहार के राज्यपाल आते हैं उन्हीं क्षेत्र से ये भी आते हैं। और ये चर्चा में उन दिनों रहे थे ज़्यादा चर्चा में जब ये विधान परिषद की सीट रिजाइन देके योगी जी के लिए सीट छोड़े थे। चलिए, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है कशिश न्यूज में। आपसे सीधा सवाल, उस वक्त आप समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य थे, योगी जी मुख्यमंत्री बने, सांसद थे वो, आप अपना पद छोड़े, मतलब क्या उसमें क्या खास योगी जी में आपको दिखाई दिया कि आप अपना विधान परिषद का सीट उनके लिए छोड़ दी? देखिए, राजनीति में जब हम लोग आए तो हम लोग चंद्रशेखर जी के शुद्ध रूप से फॉलोअर हैं। उनके आदर्शों से ही प्रभावित होकर हम इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे। चंद्रशेखर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में वो किसी भी जगह खड़े रहे होंगे, उनके लिए देश सर्वोपरि था। आपको याद होगा, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ पूरे देश में चलाया था, जबकि समाजवादी विचारधारा के वो प्रतीक स्वरूप व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कभी भी किसी बात पर कोई समझौता नहीं किया जब देश का सवाल उठ के खड़ा हुआ। आज जो बदली हुई परिस्थिति थी उसमें देश की सीमाएं जिस तरह से कमजोर दिखने लगी थी, जिसको श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान में इस बात को देश की जनता को भी बताया कि हमारे सेना के जवान कमज़ोर नहीं है, हमारे किसान कमज़ोर नहीं है, हमारा देश कमज़ोर नहीं है, हमारी दिल्ली कमज़ोर है। और इसको बोला ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ करके इन सारी चीज़ों को साबित कर दिया कि हमारा देश ताकतवर है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखने लगी। उसी दौर में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमको भी याद है, बहुत दिनों से हम लोग सियासत को देख रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद कोई एक ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ रहा था। ईमानदारी की कितनी आवश्यकता देश को और समाज को होती है, इससे आप भी पूरी तरह से परिचित हैं। मैं केवल इस भाव से ही कि कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठकर प्रदेश और देश की सेवा करे, इसके लिए ही केवल सीट छोड़ दिया था। और कोई उसमें न तो शर्त थी, न कोई वार्ता थी
और न उन्होंने हमसे कहा था, हमने ही प्रस्ताव दिया था कि आप हमारी सीट पर रहिए। बहुत दिन बाद अवसर मिला और मेरा कार्यकाल अगली सरकार के बनने के 3 महीने बाद तक है, आप पूरी तौर पर काम करिए, बस इतना ही था। बात चंद्रशेखर की आई तो वो बेबाक राजनीति के एक नायक के रूप में बिहार पूरे देश में उनकी पहचान नहीं है। बिहार में भी उनका सियासत का एक अलग मिजाज रहा है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे किसी भी मिजाज के व्यक्ति हों, आम लोग हों, समाजवादी हों, उनका व्यक्तिगत रिश्ता मायने रखता था और वो व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर किसी भी हद तक चले जाते थे। लालू यादव का वो भी दौर था जिस वक्त में उनके खास बिहार में जो भी लोग हुआ करते थे पॉलिटिकल रूप में, उनके लिए वो खड़े रहते थे। तो एक ऐसे शख्सियत के साथ आप राजनीति में उनके साथ जुड़े जिनकी पहचान ही यही रहे हैं कि उनके लिए राजनीति व्यक्तिगत रूप से जिनसे रिश्ता है, उन रिश्तों के सहारे वो राजनीति करते थे। लेकिन अगर दल की बात करें तो वो कांग्रेस के कभी युवा तुर्क नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में पूरी तौर पे वो एक समाजवादी मिजाज, सोशल जस्टिस के राजनीति के साथ रहे। और आज आप उनके बेटे भी बीजेपी के साथ हैं, आप भी बीजेपी के साथ हैं। तो चंद्रशेखर को लेकर अगर हम चले, चंद्रशेखर की सोच को लेकर अगर हम आगे चले, वो उनकी सोच और आज की बीजेपी की सोच में ऐसी क्या समानता आपको दिखी जो आप लग रहा है कि नहीं बीजेपी देश के लिए जो है, अगर हम चंद्रशेखर के अनुयायी हैं तो आज बीजेपी जैसे पार्टी की जरूरत है? देखिए, जिन चीजों को आपने बताया उसमें आपसे एक चीज छूट गई। चंद्रशेखर जी जिस रूप में जाने जाते हैं वो बड़ी विलक्षण चीज है। उनका कांग्रेस में इंदिरा गांधी से कितना गहरा रिश्ता था, समाजवादी आंदोलन को खड़ा करने में चंद्रशेखर जी की क्या भूमिका थी, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब देश की जरूरत पड़ी, उन्हें लगा कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर देश की सेवा करेंगे, तो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। और जब उन्हें लगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए खतरा बन रही हैं, तो उसको भी छोड़ दिया। चंद्रशेखर जी अपने सिद्धांतों के साथ, अपने वसूलों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किए, और अच्छा हो कोई बुरा हो, चंद्रशेखर जी को कोई कभी डिगा नहीं सका देश के सवाल पर। और जिन बातों की तरफ आप देखना चाहते हैं, तो हम याद आता है कि समाजवादी हो या गैर भाजपा के लोग हों, सब एक ही बात कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जातियों का नाम लेते हैं। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका नेता तो 125 करोड़ की बात करता है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। तो अब किसी की कोई जगह नहीं है, सब मिलकर देश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हवन कुंड में सबको भागीदार होने की जरूरत है, और इसी से प्रभावित होकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। आप बिहार आए हैं, बिहार में चुनाव है, चुनाव का बिगुल फूक चुका है। अभी भी गठबंधन को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, और अकाली दल के हटने के बाद स्वाभाविक तौर पे आप के सबसे पुराने साथी में एक नीतीश कुमार अभी यहाँ पे आपके साथ हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव में, हालांकि अब वर्चुअल रैली होगी, उस तरह की जो एक रैली की जो शुरुआत नरेंद्र मोदी के आने के बाद राजनीति में शुरू हुई, वह उस तरह की रैली तो इस बार संभव नहीं है, लेकिन वर्चुअल रैली के सहारे ही बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बिहार का इलेक्शन? देखिए, आजादी के बाद बिहार ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। खास तौर से यहाँ के युवाओं ने जो दिशा दिखाई, पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ था जब हमारे देश में आपातकाल लगा था। आज भी पूरे देश के लोगों की निगाहें बिहार की तरफ रहती हैं। बिहार से बड़ी ऊर्जा मिलती है। ये जयप्रकाश जी की कर्मभूमि है। सारे लोग यह मान के चलते हैं कि बिहार हमेशा कठिन दौर में भी अगुवाई करता है। हम इसी दृष्टि से आए थे, टहलते हुए, औरंगाबाद से होते हुए आए, बनारस के रास्ते से। अब बिहार जहाँ से शुरू हुआ, हम लोगों ने जहाँ भी रुककर लोगों से पूछा, तो किसी ने कोई संकोच नहीं व्यक्त किया। बेलौस जवाब मिला
कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। सामने लड़ने वाला कोई दल है ही नहीं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि कौन एक दूसरे की बराबरी में आएगा। मतलब उस तरह की कोई लड़ाई नहीं है ना, ऐसा मतलब हम लोगों ने कोई प्रचार के माध्यम से नहीं, जैसे चाय की दुकान मिल गई, कहीं मंदिर मिल गया, जहाँ भी पूछ लिया गया तो कोई संकोच नहीं, बेलौस लोगों ने कहा नहीं यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं, फिर से सरकार वापस हो। चलिए, कोई लड़ाई नहीं है, फिर से सरकार बनेगी, चर्चा हम जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ईश्वन जी, बिहार में आप औरंगाबाद से पटना पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पे वो भी दौर था जब सड़कें, बिजली, बिहार में उदाहरण दिया जाता था बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर। तो पिछले 15 वर्षों में काफ़ी चीज़ें बदली हैं बिहार की अगर हम बात करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर लोग एक उम्मीद भी करते हैं कि अगर जो आपके सरकार का है कि डबल इंजन की सरकार, यूपी और बिहार में जब आप आए हैं तो क्या लगा आपको कि आने वाले समय में अगर बिहार में आप लोगों की सरकार बनती है तो उन चीज़ों पर फोकस किया जाए? देखिए, जो पहले बिहार की स्थिति थी, गड्ढे में सड़क थी, सड़क नहीं थी। आज तो सड़कें भी अच्छी लग रही हैं, शहरों का विकास भी हुआ है और किसान भी संपन्नता की तरफ बढ़े हैं। और आज तो चुनाव जो देश के अंदर होगा वो बहुत ऐतिहासिक फैसलों की तरफ भी जाएगा। जिन चीज़ों को हम स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जिनसे हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती थी और जिन्हें हम अपना स्वर्ग समझते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ का भी फैसला हुआ है। और जिस तरीके से राम से ही हमारी पूरी दुनिया में पहचान होती थी, राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि हमारा देश कभी कभी स्वाभिमान के लिए भी लड़ता है। राणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके जंग किया था। हम उस देश के वासी हैं सब लोग। तो जहाँ देश के अस्मिता का सवाल है, देश के अस्तित्व का सवाल है, जिसने बढ़ाया है, एक बार इंदिरा गांधी लड़ाई लड़ी थी, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इंदिरा गांधी रणचंडी हो गई। आज तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश की सरकार ने सफलता पाई है। डबल इंजन का क्या, ये तो बिहार में इस बार आंधी आने की उम्मीद है। मतलब आपको लगता है कि धारा 370 मतलब जो खत्म किया गया, फिर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का निर्माण शुरू है, बिहार की भी बड़ी भागीदारी रही है, माँ सीता की जन्मस्थली रही है, तो स्वाभाविक तौर पे एक अलग रिश्ता रहा है अयोध्या और यूपी से। उन मसलों को भी चुनाव में आप लोग आपको लगता है कि वो मसला भी एक चुनाव में, आज बिहार के रूप में अगर चुनाव में जीत आपकी होती है तो एक मैंडेट के रूप में दिखाया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान तो सबका है, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों का है और वो मुद्दा कोई चलाता नहीं है। जब आप विजय प्राप्त करते हैं तो विजयी जो होता है उसका किस तरीके से स्वागत होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, तो स्वागत जनता करती है और अभूतपूर्व स्वागत करती है। तो जब ऐतिहासिक फैसले हुए हैं तो इसका परिणाम तो मिलेगा ही। अब मथुरा की भी बात हो रही है। देखिए, जो हुआ है वही बहुत काफी है, जो होना है वो तो बात की चीज। मतलब अब तो लोग चर्चा होने लगी है कि भाई राम मंदिर हो गया, अब कृष्ण ही भी क्यों बंधक बने रहे, अब कृष्ण की भी मतलब सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो सबको अधिकार है और राम और कृष्ण ये सब हमारे महापुरुष हैं, इन पर चर्चा भी लोग करेंगे। लेकिन अभी जो हमको सफलता मिली है वो छोटी मोटी सफलता नहीं है। राम को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, वो केवल बिहार, यूपी, हिंदुस्तान के व्यक्ति नहीं है। किसी धर्म मजहब का आदमी राम का अनुसरण करता है, कृष्ण का अनुसरण करता है, तो हमें उस धरोहर को भी बचाए रखने की जरूरत थी। पता ही कितने लंबे समय से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी और इन कुर्बानियों को कभी कोई भुला नहीं सकता है।
उन कुर्बानियों को फिर से जिंदा करने का काम जिस सरकार ने किया है, उस सरकार के साथ इस देश की जनता रहेगी। अच्छा, अभी कृषि बिल को लेकर बड़े हंगामा हो रहा है पूरे देश में। आप जिस नेता के अनुयायी हैं वो किसानों को लेकर आवाज उठाने के रूप में भी उनकी एक पहचान रही है। कहा यह जा रहा है कि इससे जो मंडी व्यवस्था है वो व्यवस्था समाप्त होगी, जो समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है वो समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बिचौलियों का की भागीदारी बढ़ेगी, किसान जो कॉरपोरेट कल्चर बढ़ेगा तो जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, उनको अपने ज़मीन से हाथ धोना पड़ सकता है। कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, एक पार्टी के सिपाही के रूप में भी और एक किसान के रूप में भी। आप क्या मानते हैं? देखिए, देश किसानों का है और किसान के खिलाफ कोई लोकप्रिय सरकार कैसे गलत फैसला ले सकती है। ये जब चुनाव आते हैं तो लोग जो विरोधी होते हैं वो अफवाह फैलाते हैं, सच्चाई होती ही नहीं है। आपने किस व्यक्ति के मुख से यह सुना है कि मंडी खत्म हो जाएगी? मंडियां रहेंगी, लेकिन हमारे किसान कहीं बद के नहीं रहेंगे। अगर उनको उपज में लाभ कहीं मिलना है तो मिलेगा, उसका अवसर दिया गया है। अब अपने मन से ही आप विरोधियों की बात पर यकीन करें तो बहुत सी अफवाहें फैलाएंगे। इन अफवाहों की कोई सत्यता नहीं है और इस देश में किसान का विरोध करने की क्षमता किसी हुकूमत में कभी नहीं रही है, न कभी हो सकती। तो किसान के नजरअंदाज करके आप सियासत भी नहीं कर सकते? कोई नहीं कर सकता है, ये देश ही नहीं चल सकता है किसान अगर ठीक से न रहे तो। इस देश को विकसित करना है, संपन्न बनाना है तो किसान को संपन्न बनाना है। और इस सरकार का नारा था, उसी दिशा में ये कृषि का जो बिल आया है उसी के पक्ष में है कि किसान संपन्न हो। और देखिए, इसी भावना से चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि अगर शहरों को जला दिया जाए और गांव संपन्न हो जाए तो फिर शहर बसाए जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल शहरों का निर्माण होगा और किसान गांव में बर्बाद हो जाएगा तो ये शहर भी बचेंगे नहीं। ये क्षमता है हमारे किसानों में, कोई उनके ऊपर कृपा नहीं है। किसान ही इस देश को आगे बढ़ाता है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को ही कृषि प्रधान माना गया है। तो किसान जो देश का विकास चाहेगा वो किसान का विकास चाहेगा, और जो देश का विरोधी होगा वो किसान के खिलाफ होगा। तो विरोधी लोग इस तरह की अफवाह फैलाकर किसान को कमजोर करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपको यूपी से। हाल के दिनों में यूपी में भी कई तरह के जातीय गोलबंदी की कोशिश हुई है। एक जोगी का एक इमेज बनाने की कोशिश हुई कि भाई ये ब्राह्मण विरोधी है, और उसको लेकर बिहार में भी ये सियासत चलाने की कोशिश हो रही है कि जो यूपी की सरकार है या फिर जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या वाकई में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना एक जातीय संकेत है या फिर एक गवर्नेंस का हिस्सा है? ये तो अक्सर अपराधियों की तो कोई जात नहीं होती है, एक गवर्नेंस का हिस्सा है। उस हिस्से के सहारे ये जो राजनीति की विसात बिछाने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है आपको कि इसके? देखिए, जात तो न नेता की होती है न जात अधिकारी की होती है, न जात अपराधी की होती है, किसी की जात नहीं होती है। सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति होता है, उसको न्याय करना होता है और सबके लिए न्याय करना होता है। जाति के लिए वो नहीं बना है। सरकार भी न्याय करने के लिए बनती है और अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए बनती है, वो किसी जात के लिए नहीं बनती है। उसी तरीके से अधिकारी भी किसी जात का हो, वो जात पूछ करके और जात के लिए काम नहीं करने के लिए होता है। और अपराधी तो अराजक तत्व हैं, उनको अराजकता करने में, अपने सजाती लोगों के साथ भी अन्याय करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जिस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, जो व्यक्ति मारा गया है वो अपने सजाती बंधुओं की ही हत्या सबसे अधिक पैमाने पर किया, उसी के प्रतिफल में उसका इनकाउंटर हुआ। और
हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है कि बाहुबली और अपराधियों के लिए अब तो बिहार में भी जगह नहीं है, यूपी में भी जगह नहीं है और देश में भी जगह नहीं है। और इन सरकारों ने साबित किया है कि इनके खिलाफ जितनी सख्त और कठोर कार्रवाई की गई है, जनता ने उतना ही भरपूर समर्थन उन सरकारों को दिया है। चलिए इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं और चीज़ों को समझने की जरूरत है, जिन चीज़ों की तरफ हम समझना चाहते थे। क्या बिहार और यूपी के राजनीतिक मिजाज को अगर समझे तो दोनों बहुत तरह के, एक तरह की सियासत को आप, वो भी दौर था जब लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में भी सामाजिक न्याय के सहारे जिस तरीके की सियासत साधने की कोशिश हुई, गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़े होने लगे। फिर यूपी में भी बदलाव का एक दौर शुरू हुआ, सामाजिक ध्रुवीकरण का भी वो दौर टूटा और जो एक परिवर्तन का, जो एक कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक ये तथ्य रहा है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में मतलब सामाजिक बदलाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल इस सिस्टम के सहारे ही सामाजिक बदलाव भी हो रहा है और इसी बदलाव के कड़ी में यूपी बिहार एक लगभग साथ चल रहा है। और चुनाव है, स्वाभाविक तौर पर चुनाव में जिस तरीके से चुनाव में जीत और हार महत्वपूर्ण है, लेकिन इन मसलों के अलावा भी एक बड़ी बात यह है कि समाज में भी कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। जिस हम जातीय गोलबंदी के आधार पर हम सियासत करते थे, वो चीज़ें अब बदली हैं। अब गवर्नेंस के सहारे भी अब राजनीति हो रही है और गवर्नेंस के सहारे राजनीति को बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मेहमान से हमारी आपकी इस खास कार्यक्रम में मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।